हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तारीख आज 3 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदू तिथि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया, जो सुबह लगभग 11:20 तक रहेगी। इसके बाद आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के बीच आज नई दिल्ली में शिखर वार्ता हुई। बैठक के बाद दोनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आय, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक सुरक्षा और रक्षा सहयोग से जुड़े कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने पहली बार रक्षा सह विकास डिफेंस को डेवलपमेंट समझौते को भी मंजूरी दी। नेताओं ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला और उच्च तकनीक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। इस यात्रा को भारत जापान रणनीतिक साझेदारी के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं दूसरी खबर, भारतीय सेना के नए प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज पदभार संभालने के बाद सेना के आधुनिकीकरण के लिए अपना विजय विजन पेश किया। उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना को अत्याधुनिक तकनीक, मल्टी डोमेन युद्ध क्षमता और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों से लैस किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री की JAI जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए JAI से विजय का लक्ष्य रखा। सेना प्रमुख ने आधुनिक तकनीक, संयुक्त सैन्य संचालन और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन पर विशेष जोर दिया। ईरान ने आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण भेजा। यह कदम भारत और ईरान के लंबे कूटनीतिक संबंधों का संकेत माना जा रहा है। भारत पहले ही सरकारी प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला कर चुका है। पश्चिम एशिया की मौजूदा परिस्थितियों के बीच इस निमंत्रण को क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं संसद की एक समिति ने आज उस प्रस्तावित विधेयक पर आगे की प्रक्रिया तेज कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद से हटाने का प्रावधान है। समिति 17 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट अपनाने की तैयारी कर रही है, ताकि मानसून सत्र में इस विधेयक को पेश किया जा सके। इस प्रस्ताव पर राजनीतिक और कानूनी हलकों में व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों, अब खबर शेयर बाजार से। आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में खरीदारी के चलते निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। लगातार 4 कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संकेतों में सुधार और कच्चे तेल पर दबाव कम होने का सकारात्मक असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दिया। अब निवेशकों की नजर आने वाले आर्थिक आंकड़ों और कंपनियों के तिमाही नतीजों पर है। दोस्तों, अब खबर चुनाव आयोग से। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। आयोग के अनुसार इन सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना कराई जाएगी। घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है और संबंधित राज्यों में चुनावी गतिविधियां भी बढ़ने लगी हैं। चुनाव आयोग ने प्रशासन को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि इन उपचुनावों के नतीजे आगामी राजनीतिक रणनीतियों और समीकरणों पर महत्वपूर्ण असर डाल सकते हैं। दोस्तों, अब खबर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से। भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने अपने विक्रम एक रॉकेट के प्रक्षेपण की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचने की जानकारी दी है। कंपनी का दावा है कि सभी महत्वपूर्ण तकनीकी परीक्षण लगभग पूरे हो चुके हैं। यह मिशन सफल रहा तो बार कोई भारतीय निजी कंपनी अपने स्वदेशी रॉकेट के जरिए उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक साबित होगी और इससे देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप, नई तकनीक तथा वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की भागीदारी को नई मजबूती मिलेगी। दोस्तों, अब खबर बेंगलुरु से। अमेरिका की मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनी जिमर बायोमेट ने बेंगलुरु में अपने नए प्रौद्योगिकी केंद्र के विस्तार का ऐलान किया है। कंपनी अगले 3 वर्षों में 500 से अधिक विशेषज्ञों की भर्ती करेगी। यह केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, डिजिटल स्वास्थ्य और चिकित्सा सॉफ्टवेयर विकास जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर काम करेगा। कंपनी का कहना है कि भारत में तकनीकी प्रतिभा और नवाचार की अपार संभावनाओं को देखते हुए यह निवेश किया जा रहा है। इस फैसले से देश में उच्च तकनीक वाले रोजगार बढ़ने के और भारत के वैश्विक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी केंद्र बनने की दिशा को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, अब खबर कारोबार और निवेश से।
डेनमार्क की पेय पदार्थ कंपनी कार्लसबर्ग ने अपनी भारतीय इकाई को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने संभावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम की गोपनीय प्रक्रिया शुरू करने की पुष्टि की है। इस योजना का उद्देश्य भारत में कारोबार का विस्तार और नए निवेश जुटाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का मजबूत पूंजी बाजार और लगातार बढ़ती उपभोक्ता मांग विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर रही है। यदि यह प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो यह इस वर्ष के सबसे चर्चित कॉरपोरेट निर्गमों में से एक माना जा सकता है। दोस्तों, अब खबर देश की सुरक्षा से जुड़ी है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान से जुड़े एक कथित आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार इन्हें सीमा पार बैठे संचालकों से निर्देश मिल रहे थे और इनका निशाना दिल्ली के संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण इलाके थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से विदेशी पिस्तौल, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। चीन ने एक बार फिर सिंधु जल मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चीन के शिक्षाविद विक्टर गाओ ने भारत की आलोचना की। इसके जवाब में भारत के पूर्व सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि जब चीन नदियों का रुख बदलता है तो कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन भारत अपने हिस्से के पानी का इस्तेमाल करे तो आपत्ति जताई जाती है। इस बयान को लेकर दोनों देशों के बीच नई बहस छिड़ गई है। दोस्तों, अब खबर देश की साइबर सुरक्षा से जुड़ी है। सरकारी सेवाओं, परीक्षाओं और योजनाओं के तेजी से डिजिटल होने के बीच केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि साइबर सुरक्षा अब उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार का कहना है कि कोई भी डिजिटल प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। हालिया साइबर चिंताओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान उठे विवादों के बाद सरकार डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। दोस्तों, अब खबर डिजिटल इंडिया से जुड़ी एक बड़ी उपलब्धि की। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल ने शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया, करोड़ों लोगों तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाया और डिजिटल सेवाओं के जरिए आम लोगों का जीवन पहले से कहीं अधिक आसान बनाया है। दोस्तों, अब खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर गरीब, कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का मुकदमा लंबे समय तक लंबित रहे और वह लंबे समय से जेल में बंद हो तो यह जमानत देने का आधार बन सकता है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक समय पर और वास्तविक न्याय पहुंचाना है। दोस्तों, अब खबर भारतीय वायुसेना से जुड़ी है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का 51वां उपप्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। इससे पहले वे एकीकृत रक्षा स्टाफ में अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं और वायुसेना की कई प्रमुख कमानों का नेतृत्व भी कर चुके हैं। उनकी नियुक्ति को वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। दोस्तों, अब खबर संसद के मानसून सत्र से जुड़ी है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने की संभावना है। इस संबंध में प्रस्ताव संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के सामने रखा गया है। माना जा रहा है कि इस बार सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। कई अहम राष्ट्रीय और राजनीतिक संबंध के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और टकराव देखने को मिल सकता है। सभी की नजर अब सत्र की आधिकारिक घोषणा और उसके एजेंडे पर टिकी हुई है। दोस्तों, अब खबर भारत चीन सीमा से जुड़ी है। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की घुसपैठ के दावों को केंद्र सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कहा कि भारतीय सीमा में किसी भी तरह की घुसपैठ नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और भरोसा दिलाया कि देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं तथा सुरक्षा एजेंसियां हर स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, अब खबर अमेरिका से आई बड़ी राहत की है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर रोक लगाने की बात कही गई थी। इस फैसले के बाद अमेरिका में अस्थायी वीजा पर रह रहे हजारों भारतीय परिवारों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 150 साल से चली आ रही संवैधानिक व्यवस्था को बरकरार रखते हुए जन्म से मिलने वाली नागरिकता के अधिकार को कायम रखा। दोस्तों, अब खबर भारतीय कामगारों के लिए बड़ी खुशखबरी की है। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए अपने दरवाजे और ज्यादा खोल दिए हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद वहां कुशल और अकुशल श्रमिकों की भारी कमी हो गई है। इसी वजह से रूस अब बड़ी संख्या में भारतीयों को रोजगार के अवसर दे रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक
रूस में काम कर रहे भारतीय कामगारों की संख्या बढ़कर करीब 70,000 तक पहुंच गई है। यह भारत के श्रमिकों के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है।